ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग रिलेटिव मोशन इन 2D में आगे कंटिन्यूशन में बात करते हैं और आज हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ध्यान रखिएगा ये तीनों प्रॉब्लम जो हम बात करने जा रहे हैं दे आर इम्पॉर्टेंट। इस तरीके के प्रॉब्लम्स जो एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं तो ध्यान से समझिएगा कि हम उनको कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे सपोज करते हैं, सबसे पहले हमारे पास जो प्रॉब्लम गिवन है दैट इज when a train is moving with a velocity of 36 km per hour, a passenger observes raindrops at 30 degree to the vertical। ध्यान रखिएगा, लास्ट टाइम भी हमने एक रेन मैन का प्रॉब्लम सॉल्व किया था यार। एक मैन वहाँ पे भी ट्रेन में ही बैठा हुआ था और बारिश हो रही थी, जिसको ऑब्जर्व करता है। तो यहाँ पे जैसे बताया गया कि पैसेंजर ऑब्जर्व यानी कि 30 डिग्री पे जो ऑब्जर्व कर रहा है वर्टिकल से, वो क्या है हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी होगी। एंड दिस वन इज दी एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन। जो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन होगी वही हमारी पैसेंजर की हो जाएगी। व्हेन द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन इंक्रीजेस, अब कह रहे हैं कि अगर ट्रेन की वेलोसिटी इंक्रीज हो जाए कितनी, अप टू 54 किलोमीटर पर आवर, ही ऑब्जर्व्स रेन एट 45 डिग्री। तो उसे क्या लगता है कि जो रेन है वो क्या हो रही है 45 डिग्री एंगल पे हो रही है। डिटरमाइन द ट्रू वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ रेन ड्रॉप्स। assume rain drops are in the parallel vertical plane to that of the train vertical plane। ये जो लास्ट लाइन यहाँ पे लिखी है इसका मतलब है, उसने बोला है जैसे ये ट्रेन मूव कर रही है तो इसके पैरेलल, जैसे ये ट्रेन ऐसे मूव कर रही है और इसके पैरेलल जो वर्टिकल प्लेन है उसी में हमारी रेन हो रही है। तो इससे पता लग, ये हमारा जस्ट इसलिए गिवन है ताकि जो टाइम प्रॉब्लम है वो हमारी क्या हो 2D में हो, ठीक है ना। इसीलिए बस इतना बताया गया लास्ट लाइन में कि assume rain drops are in parallel vertical plane to that of the train vertical plane, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे जो एक और वैल्यू गिवन है, हमें बताया गया कि रेन ड्रॉप्स की वेलोसिटी हमें बतानी है और डायरेक्शन भी बताना है। यानी कि वो जो रेन है एक्चुअल में ग्राउंड से अगर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वो डायरेक्टली वर्टिकल ना होकर क्या हो रही है, किसी एंगल पे हो रही है। तो आप लोगों ने इसके लिए एक सिंपल से एग्जाम्पल की कैसे हम सिचुएशन को ऑब्जर्व कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे हम बाइक चला रहे हैं, ठीक है, कभी बारिश का मौसम जैसे होता है, अगर हम रुके हुए हैं तो हमें ऐसा लगता है कि बारिश वर्टिकली हो रही है या स्लाइटली कुछ एंगल पे जैसे हो रही है। वहीं पे जैसे ही हम मूव करना स्टार्ट करते हैं और देखेंगे तो बारिश ऐसा लगता है हमारे मुंह पे आ रही है, और जैसे जैसे हम अपनी बाइक की स्पीड बढ़ाते जाते हैं तो बारिश और तेजी से हमारे ऊपर लगने लगती है और ऐसा लगता है कि सामने से हमारे ऊपर हो रही है। यानी कि उसका एंगल जैसे जैसे हमारी स्पीड बढ़ती है उसका एंगल वर्टिकल से क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। तो वही सिचुएशन यहाँ पे उसी तरीके से लगभग है कि पहले स्पीड 36 थी, बाद में 54 हो गई। तो ऑब्जर्व कर सकते हैं आप इस तरीके से सिचुएशन को कि ट्रेन हमारा राइट में डायरेक्शन में मूव कर रहा है और वर्टिकल से एंगल हमने थीटा इस तरीके से अज्यूम किया कि एग्जैक्टली क्या होना चाहिए, जो वेलोसिटी हमारी जो रेन हो रही है वो हमारे पास क्या है, उसका एंगल v। ये थीटा और v जो है ये हमारे एक्चुअल हमने बोले हैं। एक्चुअल का मतलब क्या, विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, और जो रिलेटिव होगा वो इससे कुछ और एंगल पे जाके हो रहा होगा, जिसकी वजह से ये एंगल हमारे 30 डिग्री और यहाँ पे 45 डिग्री के बने। अब हम बात करते हैं वन बाय वन करके। जैसे हमने बोला कि हमने ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मानी है दोनों चीजें, तो हम क्या करते हैं, पहले रेन के लिए उसका वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालते हैं और वर्टिकल कंपोनेंट निकालते हैं। तो सेम यहाँ पे हमने किए हैं उसके कंपोनेंट्स। और ध्यान रखिएगा राइट वाई डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव एक्स एक्सिस और वर्टिकल डायरेक्शन में एक्स पॉजिटिव वाई एक्सिस अज्यूम कर रखा है। आप चाहें तो लेफ्ट साइड में पॉजिटिव एक्स एक्सिस और अपवर्ड डायरेक्शन में वाई एक्सिस को भी अज्यूम कर सकते हैं। इस तरीके से भी आप मान सकते हैं। अब देखिए वी आर एक्स की वैल्यू जो हम लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, रेन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दैट इज बी साइन थीटा, और क्या होगा माइनस साइन के साथ, तो हमने इसको माइनस साइन के साथ लिखा। वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, ये भी डाउनवर्ड है तो माइनस साइन के साथ आएगा, v cos थीटा। इसी तरीके से अगर हम ट्रेन के लिए बात करें तो ट्रेन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, तो कितना हो जाएगा 36, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या है 0, क्योंकि वेलोसिटी हमारी ट्रेन की क्या दे रखी है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अब हमने बोला कि अगर वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू द ट्रेन, अगर हम यहाँ पे हमने अज्यूम किया दैट वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू द ट्रेन, इसको हमने वीआर से अज्यूम कर लिया कि रिलेटिव वेलोसिटी हमारी क्या है, वीआर है। तो इस वीआर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हम कैसे लिखते हैं, लास्ट क्लास में भी हमने सीखा था दैट वीआरएक्स इक्वल टू वीआरएक्स माइनस वीटीएक्स, यानी कि ट्रेन की वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ग्राउंड से और जो हम रेन का हॉरिजॉन्टल से जो हम वेलोसिटी है देख रहे हैं, रेन का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का ग्राउंड से देखने पे उसकी वैल्यू माइनस ऑफ ट्रेन की जो वेलोसिटी ग्राउंड से देखने पे उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वो हमने यहाँ पे लिखा। तो दोनों को जब लिखेंगे तो वैल्यू हमें इस तरीके से मिलेगी। इसी तरीके से हमने वर्टिकल कंपोनेंट भी लिख लिया, वी आर वाई माइनस वी टी वाई करके। इफ अल्फा, अब हमने अज्यूम किया कि जो अल्फा जो है वो हमारा
जो रिलेटिव वेलोसिटी कंपोनेंट्स उनके बीच का एंगल है। जैसे हमने लास्ट क्लास में भी बोला था कि अल्फा की वैल्यू है, जैसे सपोज करिए जो VRS, ये मैं आर्बिट्री डायरेक्शन मान लूँ, ध्यान रखिएगा कि VRS का डायरेक्शन ये है, और सपोज करिए यहाँ पे ये हमारे पास क्या हो गया, VRY का डायरेक्शन हो गया। तो रिलेटिव वेलोसिटी हमारे पास कुछ इस तरीके से आएगी, और इसका जो कंपोनेंट एंगल जो है वो हमने यहाँ पे बोला है कि वर्टिकल से जो एंगल है उसको हमने ये वाला एंगल जो है उसको अल्फा बोल दिया। तो वही हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो जब हम वर्टिकल से एंगल निकालेंगे तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डिवाइडेड बाय वर्टिकल कंपोनेंट, जैसे इस ट्रायंगल में अगर आप ध्यान से देखिए तो क्या हो जाएगा, VRX डिवाइडेड बाय VRY। तो वही वैल्यू हम यहाँ पे लिख रहे हैं। हमने बोला कि दैट tan अल्फा इक्वल टू VRX अपॉन VRY। ऊपर हम वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं दोनों की, हमने वैल्यू यहाँ पे पुट करी और हमें मालूम है, ये तो हमने एक इक्वेशन बना ली जनरल। अब हमसे बोला है उसने कि अगर वेलोसिटी उसकी 30, जैसे क्वेश्चन में भी देखिए ध्यान से, इनिशियल वेलोसिटी अगर 36 किलोमीटर पर आ रहा है तो एंगल कितना दिख रहा है, 30 डिग्री। ये हमारा क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी का ही एंगल है, ठीक है ना। जो मतलब रेन ड्रॉप उसको दिख रही है 30 डिग्री पे। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि हमने जो वेलोसिटी ट्रेन की मान रखी थी, ये 36 ऑलरेडी हम ले चुके हैं, तो एंगल हमने यहाँ पे क्या बोला, 30 डिग्री ऑब्जर्व हो रहा है उसे। इस वैल्यू को रख के सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ से एक इक्वेशन मिल जाएगी, और हमने उस इक्वेशन को बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे v cos थीटा, v sin थीटा, थीटा और हमारे पास v जो है, ये दोनों ही हमारे पास क्या है, अननोन है। तो हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, यानी कि हमें इसे सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए होगा, दो एक इक्वेशन और चाहिए, क्योंकि एक तरीके से थीटा और क्या है, यहाँ पे जो v है वो दोनों ही अननोन है। अब हम बात करते हैं दूसरा कि जब ट्रेन की स्पीड 54 किलोमीटर पर आ रहे हैं तो एंगल कितना ऑब्जर्व हो रहा है उस रिलेटिव वेलोसिटी का वर्टिकल से, 45। सेम वही इक्वेशन में हमने जो ट्रेन की वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसको 36 से 54 रखा और एंगल को 30 डिग्री रख के सॉल्व किया, तो एक इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे बन गई। अब दोनों इक्वेशंस को ध्यान से देखिए कि हम इसमें कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो हमारे पास इस वाली इक्वेशन में देखिए v cos थीटा की वैल्यू मुझे मालूम है दैट v sin थीटा प्लस 54। हमने क्या किया, यहाँ से इस v cos थीटा की वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया। आप इक्वेशन नंबर 1 को देखिए ध्यान से, तो वहां पर देखेंगे कि यहाँ पर क्या है, v cos थीटा का कंपोनेंट है, इसको पुट करेंगे यहाँ पे, सॉल्व करिए इसको। तो हमारे पास ये जो वैल्यू होगी दोनों तरफ sin थीटा है, सॉल्व करने पे हमें मिलेगा कि दैट v sin थीटा इक्वल टू 4.842। अब मुझे v sin थीटा की वैल्यू यहाँ से पता लग गई है, और यहाँ से v cos थीटा मेरे पास ऑलरेडी मुझे गिवन है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे जो हमारी इक्वेशन नंबर 3 है और इक्वेशन नंबर 4 जो है, इन दोनों इक्वेशंस को हमने स्क्वायर किया और दोनों को ऐड कर दिया। तो लेफ्ट हैंड साइड में आप देखेंगे दैट v स्क्वायर हमने कॉमन लिया, ब्रैकेट में क्या बचेगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा और इक्वल टू राइट हैंड साइड का स्क्वायर लिख लीजिए। और ये वैल्यू हमें पता है विद द ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन, ये आइडेंटिटी हमें मालूम है कि दैट दिस वैल्यू इज 1। तो हमने इसको 1 पुट किया, v स्क्वायर की वैल्यू मिली और फाइनली सॉल्व करने पे हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, v की वैल्यू मिल जाएगी। जब आपको एक बार v की वैल्यू आ जाए तो आप उठा के उसको इक्वेशन नंबर 3 और 4 में से किसी में भी रख सकते हैं, दोनों में से उनको यूज करके आप यहाँ से थीटा की वैल्यू बता सकते हैं। तो इस तरीके से जो हमें प्रॉब्लम में पूछा गया था कि रेन की एक्चुअल वेलोसिटी क्या है, v वैल्यू जो हमने अज्यूम करी थी और किस एंगल पे हो रही है उसको हमने यहाँ से डिनोट किया है या यहाँ पे उसको फाइंड आउट किया है। तो ध्यान रखिएगा, एक बार कैलकुलेशन से भी अपने आप भी इन वैल्यूज को कैलकुलेट करके देखिएगा। अब हम आगे बात करते हैं सेकंड प्रॉब्लम को लेके, और ये सेकंड प्रॉब्लम मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया है। एक्चुअली ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इसी कंपैरिजन में हम एक तीसरी प्रॉब्लम की बात करते हैं। ये प्रॉब्लम ध्यान रखिएगा, आपको होमवर्क में इसको सॉल्व करना है। मैं इस प्रॉब्लम पे अभी थोड़ी देर बाद आता हूँ, पहले हम बात करते हैं एक और प्रॉब्लम को लेके जो प्रॉब्लम नंबर 3 मैंने यहाँ पे दे रखी है। ये प्रॉब्लम अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो आप सेकंड नंबर का प्रॉब्लम आसानी से कर सकते हैं। क्या है थर्ड नंबर का प्रॉब्लम, एन एनिमी शिप was located at a distance of 25 km in northwest direction by a warship full stop if the enemy ship is moving with a velocity of 18 km per hour north 30 degree east, in which direction the warship must move with a velocity of 36 km per hour to strike at its earliest. Assume the fire range of the warship is 5 km. When is the shell to be fired? अब देखिए हमें यहाँ जो क्वेश्चन गिवन है इसमें बताया जा रहा है कि एक वॉरशिप है और एक एनिमी शिप है। एक वॉरशिप की स्पीड हमें पता है लेकिन उसका डायरेक्शन नहीं पता कि कहाँ मूव कर रहा है। बताता है कि एक वॉरशिप ने ऑब्जर्व किया कि एक एनिमी शिप जो है वो एक पर्टिकुलर स्पीड से जो कि गिवन है 18 किलोमीटर पर आवर और हमसे बोला है कि नॉर्थ 30 डिग्री ईस्ट में मूव कर रहा है। ध्यान रखिएगा जब भी कभी आपको ये एंगल इस तरीके से गिवन है तो इसका मतलब है
कि नॉर्थ से 30 डिग्री एंगल पे टूवर्ड्स ईस्ट वो हमारा जो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो उसका मोशन है। तो जो एंगल की वैल्यू गिवन है दिस इज मेड बाय द नॉर्थ डायरेक्शन और टूवर्ड्स ईस्ट, ठीक है ना। दूसरी तरफ बनाएंगे तो वेस्ट हो जाएगा, राइटवर्ड डायरेक्शन में बनाएंगे तो वो ईस्ट की साइड हो जाएगा। जैसे डायरेक्शन तो आपको पता ही होंगे नॉर्मली, जब भी हम शो करते हैं ये हमारा नॉर्थ डायरेक्शन होता है अपवर्ड, ये हो जाता है ईस्ट, यहाँ पे वेस्ट और ये हमारा साउथ डायरेक्शन। जैसे आप लोगों ने मैप में हमेशा देखा ही है, उसी तरीके से डायरेक्शन याद रखिए। तो वॉरशिप इस स्पीड से मूव कर रहे हैं 30 डिग्री एंगल नॉर्थ से बनाते हुए। तो जब ये दोनों एक दूसरे, ये वॉरशिप एनिमी शिप को देखता है तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या है 25 किलोमीटर। तो यहाँ पे पूछा है आपसे कि जो वॉरशिप है वो कितनी वो किस एंगल पे मूव करें ताकि वो जल्दी से जल्दी इस जो हमारा एनिमी शिप है यहाँ पे इस एनिमी शिप को अटैक कर पाए, ठीक है। तो वो हमें बताना है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, देखिए यहाँ पे हमने बी पॉइंट, ये जो एन है ये हमने बोला कि एनिमी शिप है, उसको हमने बी से रिप्रेजेंट किया एन पॉइंट को, और यहाँ पे जो एम पॉइंट है इसको हमने बोला कि ये हमारे पास क्या है, वॉरशिप है। हमने बोला वॉरशिप का डायरेक्शन जो है वो वर्टिकल से थीटा डिग्री एंगल इस तरीके से हमने अज्यूम किया, और ये ऑलरेडी हमें गिवन है, दोनों का डिस्टेंस बीच का हमें मालूम है 25 किलोमीटर है। जब ये ऑब्जर्व किया है जस्ट उस पॉइंट पे हमने इसको बनाया है, उसी टाइम पे ये मूव करना स्टार्ट होगा। अब देखिए यहाँ पे थीटा का जो एंगल है हम वर्टिकल से इधर ही क्यों बना रहे हैं, इसे ऑब्जर्व करने के लिए आप थोड़ा सा देख सकते हैं कि अगर ये जो एनिमी शिप है, अगर मैं कहूँ कि मैं वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू वी कैलकुलेट करूँ तो क्या होगा, ये जो रिलेटिव मोशन, ये जो कंपोनेंट है एक तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्टिकल यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में ऐड करेगा ये, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी का यही कॉन्सेप्ट होता है कि जिसको हम क्या कर रहे हैं, एक तरीके से स्टॉप कर रहे हैं, उसी वेलोसिटी का कंपोनेंट दूसरे वाले के ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा दें जो पहले डायरेक्शन, मतलब पहले वाले उस पे ऑब्जेक्ट पे लग रहा है। तो हमने जस्ट इसके पैरेलल यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाया, तो इन दोनों का रिजल्टेंट हमें ऐसा मिलना चाहिए कि वो हमारा इसकी तरफ को मूव करे। तो जाहिर सी बात है कि जब हम थीटा एंगल वर्टिकल से इस तरफ ही शो करेंगे 36 का, तभी हमें इसका और इसका जो रिजल्टेंट है वो उस डायरेक्शन में मिलेगा ताकि वो उसके ऊपर अर्लीस्ट स्ट्राइक कर पाए। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। तो हमने बोला कि वर्टिकल से थीटा डिग्री एंगल पे क्या है, जो वॉरशिप है वो मूव करता है। अब हम आगे बात करते हैं कि दोनों के लिए हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट जो है वेलोसिटीज के यहाँ पे करनी है। तो वेलोसिटी कंपोनेंट ऑफ वॉरशिप हमने यहाँ पे किया है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन मैंने लेफ्ट साइड में लिया है और वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव वाई डायरेक्शन लिया है। लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि डायरेक्शन आप अपने आप अज्यूम कर सकते हैं, इनमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से हम वेलोसिटी कंपोनेंट ऑफ वॉरशिप के लिए भी बात कर सकते, सॉरी एनिमी शिप के लिए भी बात कर सकते हैं। जैसे हमने लास्ट में किए वैसे आप यहाँ पे भी इसको सॉल्व करिएगा और वैल्यू रखिए। इसको जब आप सॉल्व करेंगे कम्प्लीटली तो वहां से ये वैल्यू जो मैंने लिख रखी है आपको यहाँ पे मिलेंगी, चेक करिएगा साथ ही साथ। अब हम आगे बात कर सकते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी, जैसे हमने बोला कि जब हमें रिलेटिव वेलोसिटी है वो हमारी किधर की तरफ मूव करनी चाहिए। तो अगर हम देखें कि हमने बोला कि रिलेटिव वेलोसिटी का वर्टिकल से एंगल जो है वो अल्फा हमने बोल दिया, तो अल्फा हम कैसे निकाल सकते हैं, VRX अपॉन VRY से। ये वैल्यूज हमने रख दी दोनों VRX और VRY की। अब अगर शिप को, अब देखिए जैसे हमने बोला कि वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, जो हमारी रिलेटिव वेलोसिटी हम बोल रहे हैं, तो ये क्या हो गया, एक तरीके से इसी जगह पर स्टिल हो गया और ये हमारा क्या कर रहा है, मूव कर रहा है इसकी तरफ। तो जाहिर सी बात है कि अर्लीस्ट इसको पकड़ने के लिए जो इनके बीच का जो यहाँ पे कह सकते हैं डिस्टेंस हमें दिखाई दे रहा है जो कि डिस्प्लेसमेंट ही है, तो वो इसी पाथ पे एक तरीके से आए, मतलब उसका रिलेटिव कंपोनेंट, और तभी वो इसको जल्दी से जल्दी क्या कर सकता है, स्ट्राइक कर सकता है। यानी कि जो रिलेटिव वेलोसिटी है उसका वर्टिकल से एंगल कितना होना चाहिए, 45 डिग्री। तो वही हमने अल्फा की वैल्यू को 45, यहाँ मैंने मेंशन भी कर रखा है, 45 रखा और सॉल्व किया, तो यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी एंड दिस इक्वेशन इज cos थीटा माइनस sin थीटा इक्वल टू 0.683। अब हमारे पास जो इक्वेशन बनी है ये cos थीटा और sin थीटा में है और यहाँ से हमें थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो हमारे पास आसान सा तरीका है, ध्यान रखिएगा कि अगर इस तरीके की इक्वेशन कभी आपको मिलती है तो आप उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इन फ्यूचर के लिए भी आपको यूजफुल है। हमने बोला यहाँ पे कि लेट sin थीटा इक्वल टू x, और तो cos थीटा की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, हमें मालूम है कि cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। cos थीटा sin थीटा की वैल्यू यहाँ पुट करी, दोनों साइड स्क्वायर किया, तो हम देखेंगे ये इक्वेशन हमें क्या मिलेगी, x स्क्वायर, मतलब x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। और इस इक्वेशन को फिर हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। x के दो रूट मिलेंगे, एक रूट इसका नेगेटिव आएगा, दूसरा पॉजिटिव। तो हमने यहाँ पे देखिए जहाँ से सिर्फ पॉजिटिव वाला जो रूट है उसकी वैल्यू को कंसिडर किया।
अब जैसे मुझे x की वैल्यू यहाँ पे मिल गई, तो ये हमारे पास x हमने किसके इक्वल एज्यूम किया था, sin थीटा के इक्वल, तो हमने x इक्वल टू sin थीटा रखा और वहां से थीटा की वैल्यू निकाली, तो हमें थीटा की वैल्यू आएगी 16.12 डिग्री, यानी कि वर्टिकल से वो इतने एंगल पे मूव करे, ठीक है ना, थीटा जो एक्चुअल वेलोसिटी कंपोनेंट, एक्चुअल वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होना चाहिए, तभी वो अर्लीस्ट क्या कर सकता है, उसको स्ट्राइक कर सकता है। अब ये आंसर आप कैसे लिख सकते हैं, अब ये नॉर्थ से इतने एंगल पे टूवर्ड्स वेस्ट, तो वही मैंने मेंशन किया है, फ्रॉम द नॉर्थ टूवर्ड्स दी वेस्ट, और किस एंगल पे, इस वाले एंगल पे। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो हमारी कितनी होनी चाहिए, तो रिलेटिव वेलोसिटी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। जब एक बार मुझे थीटा पता लग गया, तो ऊपर वाली इक्वेशन में देखिए जहाँ जहाँ पे हमारे पास, देखिए यहाँ पे भी थीटा है, यहाँ पे भी थीटा है, VRX कंपोनेंट में भी, VRY में भी, तो दोनों में थीटा की वैल्यू रखे, VRX और VRY वैल्यूज जो है उनको कैलकुलेट कर लीजिए, और जब हमने ये वैल्यूज निकाली तो हमें पता है कि रिलेटिव वेलोसिटी हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका मैग्नीट्यूड VRX² + VRY², ये फॉर्मूला यूज करिए और सॉल्व करिए रिलेटिव वेलोसिटी, तो हमें कितना मिल जाएगा, 26.87 किलोमीटर पर आवर। अब जब हमें रिलेटिव वेलोसिटी मिल गई यहाँ से, तो पहले हम बात कर लेते हैं कि कितनी डिस्टेंस, किस रेंज डिस्टेंस के बाद उसे जो है वो अपनी शेल को फायर करना चाहिए, वॉरशिप को अपने वहाँ टैंक से एक तरीके से कह सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि आप देखेंगे जो वॉरशिप है वो यहाँ पर रुका हुआ है, सॉरी यहाँ पर है, और एनिमी शिप यहाँ रुका हुआ, जो हमने डायरेक्शन 45 डिग्री पे माना है, डायग्राम में आप देख सकते हैं। तो ये डिस्टेंस हमारे पास क्या है, 25 किलोमीटर। तो इसी रास्ते पे जब वो जाएगा, और शेल की रेंज क्या है, 5 किलोमीटर, तो 25 किलोमीटर, तो उसके बाद टोटल डिस्टेंस हो गई जो मूव करनी है, और 5 किलोमीटर क्या उसकी रेंज हो गई। तो यानी कि एक्चुअली उसको कहाँ से फायर कर देना चाहिए, तो हम निकाल सकते हैं यहाँ से 25 - 5 = 20 किलोमीटर, यानी कि अर्लीस्ट स्ट्राइक करने के लिए उस डायरेक्शन में वो मूव करेगा रिलेटिव वेलोसिटी के अकॉर्डिंग, और वो 20 किलोमीटर से अगर फायर करता है तो जो एनिमी शिप है उसको सबसे पहले वहाँ पे उसको स्ट्राइक कर सकता है। अब हम बात कर सकते हैं कितना टाइम उसको चाहिए होगा उधर की तरफ मूव करने के लिए। तो रिलेटिव वेलोसिटी मुझे पता है और डिस्टेंस भी मुझे पता लगी, कितनी डिस्टेंस चलने के बाद उसको फायर करना है। तो हमने डिस्टेंस लिखा, रिलेटिव वेलोसिटी लिखा, तो वहाँ से हम टाइम निकाल सकते हैं, ठीक है। और ये वैल्यू हमारे पास आएगी 0.744 आवर्स, और इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं मिनट्स और सेकंड्स में। तो आप आसानी से इसको मिनट्स और सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिएगा, तो आपको फाइनली जो आंसर मिलेगा दैट 44 मिनट्स एंड 40 सेकंड जो है वो साइट करने के जस्ट बाद वॉरशिप जो है एनिमी शिप को, वो हमारा क्या करेगा, उस पर अगर इस डायरेक्शन में मूव करता है 20 किलोमीटर 45 डिग्री एंगल पे, तब वो वहाँ पे इतनी देर के बाद उसको आसानी से स्ट्राइक कर सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास अर्लीस्ट टाइम हो गया जिस जहाँ पे जाके वो एनिमी शिप को देख सकता है। अब हम बात करते हैं सेकंड नंबर के प्रॉब्लम की। यहाँ पर देखिए 2 शिप्स हैं, 2 शिप्स मूव फ्रॉम अ पोर्ट एट द सेम टाइम। शिप A has velocity 30 km/h and is moving in this direction। मैंने बताया डायरेक्शन कैसे लिखेंगे आप, नॉर्थ से 30 डिग्री टुवर्ड्स वेस्ट। Which ship while ship B is moving in the southwest direction with a velocity of 40 km/h, determine the relative velocity of A with respect to B and the distance between them after half an hour। सिंपल सी बात है, रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट करिए, सिंपल दोनों कंपोनेंट निकाल के VRX VRY करके दोनों वेलोसिटीज को लेके, और फाइनली तो रिलेटिव वेलोसिटी मिल जाए, वेलोसिटी हमें पता लग गई और टाइम हमें पता है, तो आसानी से हम वहां से डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं रिलेटिव वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम को लेके। तो इस तरीके से आप सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं डायग्राम बना के बड़ी आसानी से। तो ये क्वेश्चन घर पे करिएगा, और आंसर जो है मैंने यहाँ पे लिख दिए, आपको कोई प्रॉब्लम उसको नहीं आना चाहिए। तो आज के लिए जो हमारा रिलेटिव मोशन, ये हमारा लास्ट कह सकते हैं लेक्चर रिलेटिव मोशन से रिलेटेड था। नेक्स्ट लेक्चर में हम जनरल प्लेन मोशन को लेके बात करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।